हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। हम पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा के जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय जो कि है वनस्पति जगत। हमने इसका 12 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारे इसका 13th पार्ट यानी कि भाग 13। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है प्रस्तुति की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्या। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है उस लेक्चर में वनस्पति जगत का कौन सा पोर्शन कंप्लीट होगा। तो आज बेसिकली हम जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे। ओके, जिम्नोस्पर्म का सामान्य परिचय देखेंगे, उसकी आकृतिक बनावट देखेंगे, फिर उसके एडेप्टेशंस के बारे में समझेंगे और फिर लास्ट में इकोलॉजिकल रोल के बारे में देखेंगे कि उसका पारिस्थितिक भूमिका क्या है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है जिम्नोस्पर्म का सामान्य परिचय। परिभाषा देखिए, जिम्नोस्पर्म का अर्थ है अनावृत बीज वाले पौधे। इनमें बीजांड अंडाशय भित्ति से ढके नहीं होते हैं। निषेचन से पहले और बाद में बीज अनावृत ही रहते हैं। अधिकांश जिम्नोस्पर्म मध्यम या ऊंचे वृक्ष या झाड़ियां हैं। ये पौधे मुख्यतः स्थलीय और सुईनुमा पत्तियों वाले होते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है। उसकी परिभाषा क्या है। जो जिम्नोस्पर्म है वो शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जिम्नोस जिम्नोस जिसका की अर्थ है नग्न और स्पर्म जिसका अर्थ है बीज। ओके, तो इस प्रकार क्या होता है, जिम्नोस्पर्म वे पौधे हैं जिनके बीज किसी फल से ढके नहीं होते, अर्थात बीज खुले होते हैं, नेक्ड सीड्स जिसे बोलते हैं। तो इनमें बीजांड जो होता है व्यूल किसी अंडाशय की भित्ति यानी ओवरी वॉल से घिरे भी नहीं होते हैं। इसलिए जब निषेचन होता है तो अंडाशय विकसित होकर फल नहीं बनता है और बीज सीधा बाहर दिखाई देता है। यही कारण है कि इन्हें अनावृत बीजी पौधे, ठीक है, यानी नेक्ड सीड प्लांट्स कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म पौधों का स्वरूप अधिकतर मझोले से बड़े वृक्षों या फिर झाड़ियों जैसा होता है। इनका शरीर जो होता है ठोस लकड़ीदार उड़ी जिसे बोलते हैं और स्थलीय होता है, और इनकी जो पत्तियां हैं अधिकतर सुईनुमा यानी निरेल लाइक होती हैं, जो इन्हें ठंडे और शुष्क क्षेत्रों में जीवित रहने में मदद करती है। ठीक है, यदि हम इनके जीवन चक्र की बात करें कि इनका जो जीवन चक्र बीजाणुओं द्वारा नहीं बल्कि सीड्स के माध्यम से आगे बढ़ता है। ओके, जो लाइफ साइकिल होता है वो स्पोर्स के माध्यम से नहीं बल्कि सीड्स के माध्यम से आगे बढ़ता है, और यही इन्हें निचले पादप समूह जैसे कि ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा से इन्हें अलग करता है। जिम्नोस्पर्म को सपुष्पक पौधों के पूर्वज भी कहा जाता है क्योंकि इनसे ही बाद में एंजियोस्पर्म यानी आवृत बीजी पौधे विकसित हुए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देखें, यहाँ पे उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए, जैसे जिम्नोस्पर्म होता है उस समूह में प्रमुख वंश यानी जेनरा बहुत से शामिल होते हैं, जैसे कि हो गया साइकस, पाइनस, सेड्रस जिसे देवदार बोलते हैं, फेड्रा, नीटम और सिक्यूआ। तो इनमें से सिक्यूआ सैम्पीवेरेंस जो होते हैं ना, वो पृथ्वी का सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म वृक्ष है जिसकी ऊंचाई लगभग 100 मीटर से भी अधिक होती है। पाइनस प्रजातियां भारत के हिमालयी क्षेत्र में जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश ऐसे में पाई जाती है। साइकस सर्किनैलिस की बात करें तो वो दक्षिण भारत में विशेष रूप से देखी जाती है। इफीड्रा शुष्क और मरुस्थलीय इलाकों में उगने वाला पौधा है। तो इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि जिम्नोस्पर्म अलग अलग प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। ओके, यहाँ पे नाम भी दिया हुआ है, उदाहरण में आप देख सकते हैं। प्रमुख उदाहरण में लिखा है साइकस, पाइनस, सेड्रस, फेड्रा। सिक्यूआ वृक्ष दुनिया का सबसे ऊंचा जिम्नोस्पर्म है। ठीक है, भारत में मुख्य रूप से साइकस सर्किनैलिस और पाइनस रॉक्स बर्गी पाए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है आकृतिक बनावट यानी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर।
सबसे पहले मूल यानी रूट्स की बात करते हैं। अधिकांश में मूसला मूल यानी टैप रूट होती है। कुछ प्रजातियों में मूल का कवक से माइकोराइजा बनता है, यानी कि मूल का कवक से तो फंगस एसोसिएशन हम जिसे बोलते हैं, ठीक है, माइकोराइजा। साइकस में प्रवाल मूल यानी कोरलोइड रूट्स होती है जो सायनोबैक्टीरिया से नाइट्रोजन स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। जड़ों का कार्य जल व पोषक तत्वों का अवशोषण और स्थायित्व देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें रूट्स के बारे में पढ़े कि जो जिम्नोस्पर्म पौधों में जो प्रायः मूसला मूल पाई जाती है, ओके, टैप रूट पाई जाती है जो कि गहराई तक जाती है और पौधे को मजबूती देती है। पाइनस की जड़ों में माइकोराइजा नामक सहजीवी संबंध पाया जाता है। इसमें एक कवक जो होता है, ठीक है, एक कवक पौधे की जड़ों के साथ जुड़कर रहता है। फंगस जो होता है वो जुड़कर रहता है। यह कवक क्या करता है, मिट्टी से जल और खनिजों को का अवशोषण बढ़ाता है और बदले में पौधे से कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करता है। तो ये जो संबंध है पौधे को पोषण और जल की कमी वाले स्थानों में जीवित रहने में मदद करता है। उसी तरह साइकस में कोरलोइड रूट्स पाई जाती है। ये सतह के पास या थोड़ी ऊपर उगती है और शाखित प्रवाल जैसी आकृति की होती है। इनकी जो सबसे खास बात तो यह है कि इनमें सायनोबैक्टीरिया यानी कि नॉस्टॉक हो गया, एनाबेना हो गया, ये सब रहता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो इससे क्या होता है, पौधे को अतिरिक्त पोषण मिलता है। इस प्रकार जिम्नोस्पर्म की जड़ें जो है वो न केवल पौधे को मिट्टी में स्थायित्व देती है बल्कि पोषक तत्वों की उपलब्धता भी सुनिश्चित करती है। ओके, आगे आते हैं तना के बारे में कि देखिए जिम्नोस्पर्म का जो तना है वो अधिकांश मतलब कोशकाष्ठीय यानी उड़ी होता है और इनमें द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ देखा जाता है। साइकस का तना अनब्रांच्ड होता है जो कि ऊपर की ओर लंबा और मोटा होता है। वहीं पाइनस और सिट्रस की बात करें तो उसके तने शाखित यानी ब्रांच्ड होते हैं। तना जो है वो पौधे को मजबूती और ऊंचाई देता है तथा पत्तियों और प्रजनन संरचनाओं को सहारा प्रदान करता है। ओके, ये आप समझ सकते हैं। जैसे कि इनके तनों में रेजिन नलिकाएं, ओके, रेजिन कैनाल्स होती हैं जिनसे गोंद जैसा पदार्थ निकलता है, गमी, ठीक है, गमी मटेरियल्स कुछ निकलता है। यह रेजिन पौधे को कीड़ों से बचाता है और चोट लगने पर घाव को भरने में मदद करता है, ठीक है। वही सब यहाँ लिखा देख सकते हैं। अनब्रांच्ड हो सकता है जो स्टेम होता है जैसे साइकस में, ठीक है, या फिर ब्रांच्ड हो सकता है जैसे कि पाइनस और सिट्रस में, ठीक है। फिर ऊडी होता है। संवहनी उत्तक भी पाए जाते हैं इसमें, वस्कुलर टिश्यूज। यह जो पौधे को मजबूती और लंबाई प्रदान करता है, जो स्टेम होता है वो मजबूती और लंबाई प्रदान करता है। आगे बढ़ते हैं। लीव्स, पत्तियां सरल या संयुक्त दोनों प्रकार की होती हैं। साइकस में पिच्छाकार बड़ी पत्तियां होती हैं जो कई वर्षों तक रहती हैं। पाइनस में सुई नुमा यानी निरिल लाइक पत्तियां होती हैं। सुई नुमा पत्तियां पानी की कमी और ठंडे तापमान को सहन करती हैं। ओके, तो जो निरिल लाइक लीव्स है उनका ये एक तरह का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो क्या करती है। तो हमने देखा है यहाँ पे जिम्नोस्पर्म की दो प्रकार की पत्तियां के बारे में पढ़े, ठीक है। पहला तो हो गया सरल पत्तियां जैसे कि पाइनस में सुई नुमा हो गया, निडिल लाइक। संयुक्त पत्तियां की बात करें तो साइकस में पिच्छाकार यानी कि पिनेट जिसे बोलते हैं, पिनेट। साइकस की पत्तियां जो होती है वो बड़ी होती है, चमकदार होती हैं तथा कई वर्षों तक जीवित रहती है, इसलिए इसे जीवित जीवाश्म यानी लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। पाइनस की सुई नुमा पत्तियां छोटे छोटे गुच्छों में होती है और हरित बनी रहती हैं जिससे कि ये सर्दियों में भी प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। आगे देखते हैं। हाँ, आगे आता है अनुकूलन यानी एडेप्टेशंस। रचना संबंधी अनुकूलन यानी स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस। देखिए पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम होता है, जल हानि कम होता है। मोटी क्यूटिकल और गर्तिक
चक्रंध यानी संकीर्ण स्टोमाटा होते हैं। इन विशेषताओं से पौधे शुष्क व ठंडे जलवायु में टिके रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हम स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस की बात कर रहे हैं कि किस तरह से अडेप्ट करता है। जिम्नोस्पर्म की पत्तियों में कुछ विशेष रचनात्मक अनुकूलन होते हैं जो कि इन्हें कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद करते हैं। देखिए, सबसे पहला हम ये जाने कि इनका जो सतही क्षेत्रफल सरफेस एरिया जो होता है वो कम होता है, जिससे कि जल की हानि घटती है। और जो मोटी क्यूटिकल होती है, ओके, थिक क्यूटिकल जो होता है वो पत्ती को सूखने से बचाती है। फिर हम संकीर्ण स्टोमाटा की बात करें तो संकीर्ण स्टोमाटा की वजह से पत्ती की सतह से अंदर धंसे रहते हैं। ठीक है, तो जिससे कि क्या होता है, जल वाष्प का उत्सर्जन कम होता है। इवेपोरेशन ट्रांसपिरेशन जो होता है थोड़ा कम हो जाता है। इवेपोरेशन जो होता है वो लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपिरेशन, ओके। तो पत्तियों में यांत्रिक उत्तक यानी स्क्लेरेन्काइमा प्रचुर मात्रा में होती है, जिससे कि वे कठोर और मजबूत बनती है। तो इन सभी विशेषताओं के कारण ये पौधे बर्फीले पर्वतीय क्षेत्रों, शुष्क रेगिस्तानों और ठंडे वनों में जीवित रह पाते हैं। ओके, आगे आते हैं। देखिए, यहाँ पे अनुकूलन के बारे में, पर्यावरणीय अनुकूलन के बारे में, इन्वायरमेंटल एडेप्टेशंस के बारे में। ये पौधे अत्यधिक ताप, नमी और वायु को सहन कर सकते हैं। सुईनुमा पत्तियां बर्फ ढके क्षेत्रों में भी हरित रहती हैं। कठोर काष्ठ और गोंद युक्त रस पौधे को संरक्षण और मजबूती देते हैं। पाइनस और सिट्रस जैसे पौधे शीतोष्ण पर्वतीय क्षेत्रों में उगते हैं। पत्तियों का आकार, घटाव और मोटी क्यूटिकल जल संरक्षण में सहायक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन की यदि बात करें तो वो क्या होता है, कैसे होता है पर्यावरणीय अनुकूलन। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जिम्नोस्पर्म जो है उनमें कई प्रकार के अनुकूलन देखे जाते हैं जो इन्हें प्रतिकूल जलवायु में टिके रहने की क्षमता देते हैं। सुईनुमा पत्तियां जल की हानि को घटाती है। मोटी क्यूटिकल और धंसे हुए करंद्र ठंडी हवाओं और सूखे से सुरक्षा देते हैं। तो इन पौधों के काष्ठीय तने में रेजिन और टर्पेंटाइन, ठीक है, जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, जो गमी लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, गमी मटेरियल्स, तो वो क्या करते हैं, पौधे को रोगाणुओं, कीटों और बर्फ से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। जिम्नोस्पर्म के बीजों में खाद्य उत्तक यानी एंडोस्पर्म होता है जो अंकुरन के समय भ्रूण को पोषण देता है। इस प्रकार ये पौधे जो होते हैं वो हिमालयी, शीतोष्ण या शुष्क सभी प्रकार के वातावरण में पनपने में सक्षम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इकोलॉजिकल रोल के बारे में बताया, पारिस्थितिक भूमिका क्या है। पारिस्थितिक भूमिका, ये पौधे वृक्षीय वनस्पति के रूप में मिट्टी को बांधते हैं। इनके वनों से ऑक्सीजन उत्पादन और जल संतुलन बना रहता है। इनका गोंद, लकड़ी, रेजिन आदि मानव उपयोग में आते हैं। ठीक है, तो हम बात करें इकोलॉजिकल रोल की, क्या है। जिम्नोस्पर्म का पर्यावरणीय महत्व बहुत बड़ा है। ये मिट्टी के कटाव को रोकते हैं और पर्वतीय ढलानों को स्थायित्व देते हैं। ओके, इन वनों से क्या होता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है और जल चक्र, वाटर साइकिल जो होता है वो संतुलित रहता है। ये ठंडे क्षेत्रों में भी अन्य जीवों के लिए आवास और आहार का स्रोत बनते हैं। आर्थिक दृष्टि से भी जिम्नोस्पर्म बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये निष्कर्ष आ गया। हाँ, देखिए, आर्थिक दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिम्नोस्पर्म की यदि हम बात करें तो इनसे क्या होता है, लकड़ी, रेजिन, टर्पेंटाइन, गोंद और औषधीय पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण में आ जाता है पाइनस से टर्पेंटाइन ऑयल, ठीक है, और फिर फेड्रा से औषधीय क्षार यानी एफेड्रिन प्राप्त होता है। तो ऐसे ही बहुत से उदाहरण हैं। आगे देख सकते हैं, निष्कर्ष आता है। हाँ, देखिए, तो सारांश में हम देख सकते हैं जिम्नोस्पर्म क्या है, अनावृत बीज वाले संवहनी पौधे। मुख्य भाग इसका क्या है, मूल, तना, पत्तियां। विशिष्टताएं की बात करते हैं, सुईनुमा पत्तियां होती है, मोटी क्यूटिकल होती है और जल संरक्षण अनुकूलन होता है। प्रमुख उदाहरण में आता है साइकस, पाइनस, सेड्रस और इफेड्रा।
ठीक है, तो देखिए सारांश में यानी कि अब तक हमने देखा क्या, जिम्नोस्पर्म वे पौधे हैं जिनके बीज अनावृत होते हैं, यानी वे किसी फल से ढके नहीं रहते हैं। इनके शरीर में विकसित संवहनी तंत्र, ठीक है, काष्ठीय तना, सुईनुमा पत्तियां और विशेष प्रकार की जड़ें पाई जाती है। इनमें जल संरक्षण और ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने की अद्भुत क्षमता होती है। इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है, साइकस, पाइनस, सेर्बरस, इफेड्रा, ठीक है। तो ये पौधे जो होते हैं वो न केवल पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं बल्कि मानव के लिए भी बहुमूल्य संसाधन प्रदान करते हैं। ओके, ठीक है, तो फिर संक्षेपण में आता है कि आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने देखा जिम्नोस्पर्म का सामान्य परिचय, उसके बाद हमने उसके आकृतिक बनावट के बारे में जाना, फिर हम उसके अडेप्टेशंस के बारे में समझे और फिर लास्ट में हमने इकोलॉजिकल रोल देखा कि जिम्नोस्पर्म का आखिर इकोलॉजिकल रोल क्या है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।